नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम की कहानी जारी थी और उस स्वतंत्रता संग्राम में 1766 तक की बातचीत हमने कर ली थी और हमने बताया था कि किस तरह से 1765 में एक स्टाम्प एक्ट उस समय के प्रधानमंत्री ग्रीनविले के द्वारा जारी किया गया और इसका इतना विरोध हुआ कि ग्रीनविले को इस्तीफ़ा देना पड़ा और इस्तीफ़े के बाद रॉकिंघम आए और उन्होंने इस स्टाम्प एक्ट को कैंसिल कर दिया। उससे आगे की बातचीत हम जारी रखते हैं। हम बात करते हैं 1767 1767 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एक नए प्रधानमंत्री हमारे पास हैं जिनका नाम है विलियम पिट। विलियम पिट प्रधानमंत्री बने और इन विलियम पिट के जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था, इनके जो वित्त मंत्री थे इनका नाम था टाउनशेंड। वित्त मंत्री का नाम था टाउनशेंड और टाउनशेंड को जब वित्त मंत्री बनाया गया तो इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की और उस योजना में ये कहा गया कि 5 ऐसी वस्तुएं जो इंग्लैंड से आयात की जाती थी अमेरिका में, उन पर आयात शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है, आयात शुल्क इंपोर्ट करने का जो टैक्स है, ड्यूटी है, वो वहाँ पर लगाई जाएगी। और वो 5 वस्तुएं कौन कौन सी थी एक बार हम देखें। सीसा, कांच, कागज, रंग और चाय। इन 5 वस्तुओं पर आयात शुल्क लगा दिया गया। किसके द्वारा लगाया गया, ध्यान रखना है आपको। विलियम पिट प्रधानमंत्री थे और इनके वित्त मंत्री टाउनशेंड ने ऐसा किया है और ये टाउनशेंड की योजना के नाम से इसे हम जानते हैं। कब आई अस्तित्व में? 1767 में, 1767 में। तो इन 5 वस्तुओं पर जब आयात शुल्क लगाया गया तो अमेरिकी लोग भड़क गए, क्योंकि अब उनको ये सारी चीज़ें बहुत महंगी पड़ने वाली हैं और इसका बहुत ज़्यादा विरोध चारों ओर देखने को मिला। इस विरोध की वजह से 1770 में जो अगले प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, इन लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया कि 4 वस्तुओं पर से इन टैक्सेस को हटा लिया। आपको ध्यान रखना है, 5 चीज़ों पर यह आयात शुल्क लगाया गया था, जिसमें से 4 चीज़ों पर से हटा लिया। किसने हटाया? लॉर्ड नॉर्थ ने हटाया और केवल चाय पर शेष रहा। जो टैक्स लगाया गया था वो किस पर शेष रहा? तो केवल चाय पर वो शेष रहा। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये 5 चीज़ें भी आपको याद आ जानी चाहिए एक ही बार में कि सीसा और कांच, सीसा अल्दो मेटल है और कांच, कागज़ पर चाय डलेगी तो रंग हो जाएगा। इस तरह से अपने को 5 याद रखनी है और उसमें से चाय पर टैक्स बाकी रह गया। अब चाय पर टैक्स इन्होंने बाकी क्यों रखा? क्योंकि ये चाहते हैं कि चाय जो है वो इस समय भारत से प्राप्त कर रहे हैं और उस भारत की चाय को ये किसी तरह से सप्लाई करना चाहते हैं। और सप्लाई करने के लिए ये भी कि आप और कहीं से नहीं खरीद सकते, और ये कि आप इंग्लैंड से जब प्राप्त करेंगे और बड़ी मात्रा में चाय का उपयोग किया जाएगा तो वहाँ पर टैक्स से बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो केवल चाय पर टैक्स को बाकी रखा गया, बाकी 4 चीज़ों से हटा लिया गया। परंतु इस बात का भी बहुत ज़्यादा विरोध है और आगे जाकर हम देखेंगे कि बोस्टन में एक टी पार्टी होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि इस चाय पर से टैक्स अभी भी हटाया नहीं गया है। इन बिटवीन यहाँ पर एक घटना हुई जिसे बोस्टन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बोस्टन हत्याकांड। अब एक तो आपको ध्यान रखना है कि बोस्टन हत्याकांड अलग है और बोस्टन टी पार्टी अलग है। 2 अलग अलग संदर्भ हैं, ये दोनों को अलग कर लेना है अपने को। बोस्टन जो नगर है ये पड़ता था मैसाचुसेट्स में। मैसाचुसेट्स जो अपने आप में सबसे प्रमुख क्षेत्र था अमेरिकियों की ओर से क्रांति का, जिसे कहते हैं सबसे मेन एरिया था, वो ये था। उसी के अंदर एक नगर था बोस्टन और इस बोस्टन के अंदर 5 मार्च 1770 को एक घटना हुई जब ब्रिटिश सैनिक जो हैं वो ज़बरदस्ती टैक्स वसूल कर रहे थे। हमने इससे पहली वाली क्लास में ये पढ़ा था
कि इनका नारा ही ये है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात जब तक प्रतिनिधि संस्थाओं में हमको स्थान नहीं मिलेगा तब तक अमेरिकी लोग इंग्लैंड को किसी तरह का टैक्स नहीं देंगे। और जब वो टैक्स देने के लिए मना कर रहे थे तो ब्रिटिश सैनिकों ने जबरन उनसे टैक्स वसूली की कोशिश की और इस घटना में 5 मार्च की इस घटना में 5 अमेरिकी लोग मारे गए। ध्यान रखना है, 5 अमेरिकी लोग मारे गए और इसे बोस्टन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1770 में ये घटना हो गई और इस घटना के बाद बोस्टन जो शहर है वो अपने आप में एक ऐसा बर्निंग प्लेस हो गया जहाँ से स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष बहुत बड़े आयाम पर चल पड़ा। लोगों ने इस 5 हत्याओं का बड़ा भारी विरोध किया। आप देखिए, केवल 5 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं थी ये, परंतु फिर भी लोगों की जागरूकता देखिए कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और क्रांति में लोगों ने भाग लेना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई उसे हम बोस्टन हत्याकांड के नाम से, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। बोस्टन टी पार्टी, एक तो इनकी तारीखें अपने को याद रखनी है। ये 5 मार्च को 5 अमेरिकी लोग मारे गए थे और बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट भी पूछी जाती है हमसे। क्या हुआ, भारत से चाय पहुंची, कहाँ पर, बोस्टन बंदरगाह पर। भारत से चाय पहुंचने का संदर्भ अगर आप भारत के इतिहास में कुछ चीज़ें जानते हैं तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल बिहार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गए और वहाँ से उसी क्षेत्र में जो असम और टच वाला एरिया था वहाँ से चाय का बहुत सारा जो सप्लाई है वो इनको मिलने लगा और उस सप्लाई को यहाँ पर ये खपाने की कोशिश कर रहे थे। तो बोस्टन बंदरगाह पर चाय की पेटियाँ पहुँची जहाज़ में और यहाँ पर एक व्यक्ति ने नेतृत्व किया, सैमुअल एडम्स, फेमस रहे हैं बड़े। सैमुअल एडम्स ने यहाँ पर नेतृत्व करते हुए अपने साथ 50-60 लोगों को लिया, बेस बदलकर वो जहाज़ पर चढ़ गए और वहाँ जाकर इन्होंने चाय की लगभग 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। चाय की बहुत बड़ी बड़ी पेटियों को 340, कहीं कहीं ये 342 भी मिलता है पर एग्जैक्ट पूछा नहीं जाता, इसलिए आपको अंदाजन रखना है 340 के लगभग पेटियां थी, उनको समुद्र में फेंक दिया गया सैमुअल एडम्स और उनके साथियों के द्वारा। और जैसे ही समुद्र में फेंक दिया तो वहाँ चाय बन गई और इसलिए इसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको, बोस्टन टी पार्टी कब हुई, 16 दिसंबर 1773 को हुई। और ये देखिए मज़े की बात ये भी कि ये चाय भारत से गई थी, तो ये टी पार्टी में जो चाय यूज़ हो रही है ये भी इंडियन है। तो यहाँ पर बोस्टन में इतनी बड़ी घटना होने से ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ बड़ा डिस्कशन हुआ और बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया जब तक कि इस सारे जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो जाएगी तब तक बोस्टन के बंदरगाह को बंद कर दिया गया, सीज कर दिया गया। ठीक है, तो ये घटना यहाँ पर हुई, बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773। और अगर आपसे पूछा जाए बोस्टन हत्याकांड तो ये हुआ 5 मार्च 1770 को। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद की स्थिति क्या बनती है। आपको पता है ये सारा कुछ जो हो रहा था इसके अंदर बौद्धिक जागरण का बड़ा योगदान था। इसको हम डिस्कस में ले आते हैं सबसे पहले कि बौद्धिक जागरण कौन सा था। बौद्धिक जागरण का मतलब कौन से वो कारण थे, कौन से वो व्यक्ति थे, कौन सी वो रचनाएं थी जिन्होंने लोगों को उद्वेलित किया, जागरूक बनाया और वो इस स्वतंत्रता संग्राम में लगातार भाग ले रहे हैं। सबसे पहले नाम लूँगा मैं टॉमस पेन का। टॉमस पेन एक बहुत फेमस व्यक्ति, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं। राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन मतलब मनुष्य के अधिकार। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ब्रिटिश लोकतंत्र को छोड़ दें तो उस समय तक लोकतंत्र का अस्तित्व पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र ही नहीं है, राजतंत्र ही है, तो वहाँ पर मनुष्य के अधिकारों की बात कोई करने वाला है नहीं। जो भी राजा हैं उनकी मनमर्जी है, किसी तरह के राइट्स मोटे तौर पर
मनुष्य को प्राप्त नहीं है, मानव को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर राइट्स ऑफ मैन डाल के इन्होंने पहली बार मनुष्य के अधिकारों की चर्चा कर दी और लोगों को जागरूकता में ला दिया। इसके अलावा इनकी एक और बहुत फेमस किताब है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लिखकर भी इन्होंने लोगों को उन परिस्थितियों के बारे में बताया जहाँ पर उनके अधिकार, उनकी जो क्षमताएं हैं उन पर जिक्र किया गया। उन्हें बताया गया कि नैसर्गिक अधिकार हमें प्राप्त हैं और उन अधिकारों के माध्यम से हमें, अमेरिका के लोगों को चाहिए कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और ब्रिटेन को यहाँ पर पराजित करें। इनकी एक लाइन बहुत फेमस है, कितना विशिष्ट है कि एक द्वीप एक महाद्वीप पर शासन करता है। ये लाइन बहुत पूछी जाती है आपसे। एक द्वीप एक महाद्वीप पर शासन करता है, कितना आश्चर्यजनक है। और निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत छोटा सा एक द्वीप और अमेरिका इतना बड़ा महाद्वीप था और इंग्लैंड अमेरिका पर शासन कर रहा था। तो इन्होंने जागरूकता के इस दृष्टिकोण से इस बात को भी रखा। तो टॉमस पेन बड़े फेमस रहे हैं और आपको बता दें कि ये टॉमस पेन ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में भी भाग लिया है। ये आपको ध्यान रखना है, फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई, वहाँ पर भी टॉमस पेन ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, वहाँ भी लोगों को जागरूक करने में मुख्य भूमिका निभाई है। तो टॉमस पेन के बाद बात करते हैं कुछ समाचार पत्रों की। समाचार पत्रों की बात करें तो सबसे पहला समाचार पत्र जो 1704 में इंग्लैंड में अमेरिका में प्रकाशित हुआ वो था बोस्टन न्यूज़ लेटर्स। बोस्टन न्यूज़ लेटर्स के नाम से था और इसके संपादक थे कैम्पबेल। कैम्पबेल नाम से व्यक्तित्व थे जो इसके संपादक थे। 1704 में पहला समाचार पत्र जो अमेरिका में प्रकाशित हुआ बोस्टन न्यूज़ लेटर्स। और आपको फिर देखने को मिलेगा कि यहाँ भी ये बोस्टन से प्रकाशित हो रहा है। तो मैसाचुसेट्स का वो जो एरिया है वहाँ पर बोस्टन अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण नगर है जहाँ से जागरूकता की सारी बातचीत निकल कर आ रही है। इसके अलावा 2-3 समाचार पत्र और थे। अमेरिकन मरकरी, अमेरिकन मरकरी थी। इसके बाद न्यूयॉर्क गैजेट्स था। तो ये कुछ समाचार पत्र थे जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का मुख्य रूप से बीड़ा उठाया और योगदान किया। इसी के अलावा आपको बात बताएं, 1636 में कैम्ब्रिज जो एक नगर है, ये भी आपको बताएं मैसाचुसेट्स में है, यहाँ पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इसका मतलब क्या है कि विश्वविद्यालय होने की वजह से यहाँ पर भी उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्थाएं होने लगी और लोगों में जागरूकता, अधिकारों के प्रति जागरूकता जो है विकसित होने लगी। तो ये भी एक कारण रहा, जागरूकता का एक केंद्र रहा। ठीक है। और अगर हम पूरे स्वतंत्रता संग्राम को देखने की कोशिश करें तो ये जॉन लॉक की पुस्तक से बड़े प्रभावित थे। जॉन लॉक से बड़े प्रभावित थे और जॉन लॉक ने जहां नैसर्गिक अधिकारों की या प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी मनुष्य के, उससे बड़े प्रभावित थे। तो आप कहीं ये पूछा जाए कि ओवरऑल किससे प्रभावित है, जैसे हम फ्रांस की क्रांति में रूसों से प्रभावित बताते हैं, उसी तरह से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जॉन लॉक के विचारधारा से उत्पन्न आप मान सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा बौद्धिक जागरण इस समय देखने को मिला। और एक और बहुत फेमस आदमी जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने एक जुंटो क्लब की स्थापना की। और जुंटो क्लब जो है ना, वो इस विचार पर आधारित था कि या तो संघर्ष करो या मर जाओ, या तो संघर्ष करो या मर जाओ, इस तरह के विचार से उत्पन्न एक जुंटो क्लब की स्थापना की। और इस जुंटो क्लब के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं, ये अपने आप में स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े पुरोधा के रूप में, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देंगे।
तो ये सारी कहानी बनती चली गई और कहीं ना कहीं बौद्धिक जागरण का बड़ा योगदान रहा अमेरिका के इस स्वतंत्रता संग्राम में। अब हम आगे बढ़ते हैं 1773 के बाद की बातचीत को देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। 1774 में जागरूकता की एक नई लहर आई और आपको बताएं जागरूकता की इस लहर का नाम है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। महाद्वीपीय कांग्रेस मतलब एक सम्मेलन आयोजित किया गया 1774 में फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन, एक कांग्रेस आयोजित की गई और उसे किस नाम से बुलाया गया? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। बहुत सिंपल सा है क्योंकि पहली है, पूरे महाद्वीप के लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। इस प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में पेटोन रैंडोल्फ अध्यक्ष रहे। पेटोन रैंडोल्फ कभी पूछ लेता है फैक्ट्स में, ये अध्यक्ष बने और विचार किया गया कि किस तरह से हम ब्रिटिश नीतियों का विरोध करें और अंग्रेज़ों को अमेरिका से बाहर निकालें, मतलब ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश कानूनों को यहाँ से हम हटा दें। तो इस तरह का डिस्कशन किया गया। आपको बता दें इस प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में 12 उपनिवेशों ने भाग लिया था। जिसने भाग नहीं लिया था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है जॉर्जिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जॉर्जिया भाग नहीं लेगा क्योंकि इसका निर्माण प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश लोगों द्वारा किया गया था और वो पूरी तरह से ब्रिटेन के लिए समर्पित है, इसलिए वो इस स्वतंत्रता संग्राम में, इस तरह की कांग्रेस में जो भी ब्रिटिश संबंधी गतिविधियाँ हैं उसमें शामिल नहीं होगा। तो 12 उपनिवेशों ने भाग लिया, जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया और पेटोन रैंडोल्फ की अध्यक्षता में ये प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस संपादित हुई। इसके अंदर एक प्रपोजल बनाया गया, जो भी इनकी डिमांड्स थी उसका एक प्रस्ताव बनाया गया और प्रस्ताव बनाकर भेजा गया इंग्लैंड कि हमारी ये सारी मांगे हैं, आप लोग मान लीजिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम विरोध करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और ये मांगे लगभग उसी तरह की हैं जिस तरह से हम लोग भारत में महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, तो महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगे थी जिसमें टैक्सेस को हटा देना या प्रतिनिधि संस्थाओं में स्थान देना, इस तरह की कुछ बातें शामिल थी। परंतु इंग्लैंड के लोगों ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी और इसको फाड़ के फेंक दिया गया, मतलब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव यहाँ से बन के गया था प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और आपको बताएं इस समय जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो थे जॉर्ज थर्ड। मैं तो रिपीट कर देता हूँ, ब्रिटिश जो सम्राट थे वो जॉर्ज थर्ड थे। ये भी एक बार आप क्रम तय कर लेंगे। जॉर्ज थर्ड इस समय थे। जॉर्ज फिफ्थ जो थे, जॉर्ज पंचम जिसको हम कहते हैं, वो भारत आए थे 1911 में और जॉर्ज सिक्स्थ के समय में भारत को आज़ादी मिली थी। तो ये तीनों का क्रम आपको तय कर लेना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज थर्ड थे। फिर जॉर्ज पंचम भारत आए थे और जॉर्ज सिक्स जो है उसके समय में हमारे यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता हुई थी। तो जॉर्ज थर्ड थे और इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से महाद्वीप के लोगों ने इकट्ठे होकर एक प्रपोजल बनाया। 56 सदस्य इसमें शामिल हुए थे जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे, परंतु इसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया। और जब खारिज कर दिया गया तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू की गई। अगले साल दूसरा महाद्वीपीय कांग्रेस आयोजित की गई 1775 में और ये भी वहीं की गई, कहाँ पर? फिलाडेल्फिया में। और इस फिलाडेल्फिया के इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी हैनकॉक ने। किसने अध्यक्षता की? हैनकॉक। इन्होंने अध्यक्षता की और इस अध्यक्षता के बाद जून 1775 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, जून 1775 में एक महाद्वीपीय सेना का गठन किया गया। महाद्वीपीय सेना का गठन किया गया। कब किया गया? जून 1775 में। ठीक है। और इस सेना का जो नेतृत्व दिया गया वो दिया गया एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति को जिनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन।
आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति रहे जॉर्ज वाशिंगटन, इनके नाम से वाशिंगटन डीसी एक नगर का नाम भी है। तो जॉर्ज वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का हेड बनाया गया, सेनापति बनाया गया। और अब संघर्ष निश्चित रूप से बड़े स्तर पर होने वाला है, क्योंकि महाद्वीप ने अपनी एक सेना गठित कर दी है और अब वो ब्रिटेन के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष करने वाले हैं। तो ये इस तरह से कुछ परिणाम निकल कर आए दूसरे महाद्वीपीय कांग्रेस में, जो आयोजित हुई फिलाडेल्फिया में 1775 में। ठीक है, इस संघर्ष में किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, इसकी कुछ घटनाएं हम और डिस्कस कर लेते हैं। और उन घटनाओं में सबसे पहली है लेक्सिंगटन की घटना, लेक्सिंगटन हत्याकांड। लेक्सिंगटन हत्याकांड, और ये लेक्सिंगटन हत्याकांड कब अस्तित्व में आया, इसको हम देख लेते हैं। ये है 19 अप्रैल, जबकि महाद्वीपीय सेना का गठन अभी नहीं हुआ था, ध्यान रखना है आपको, 1775। लेक्सिंगटन हत्याकांड क्या है, आपको बताएं, 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जॉन हैनकॉक को और दूसरे सैमुअल एडम्स को। दोनों नामों सुन चुके हैं, सैमुअल एडम्स को। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो जो अमेरिकी स्वयंसेवक थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध की वजह से लेक्सिंगटन नाम के गांव में एक संघर्ष बन पड़ा, जहां पर स्वयंसेवक और ब्रिटिश टुकड़ियां आमने सामने हो गई, और इस संघर्ष के अंदर 8 स्वयंसेवकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, कितने? 8 स्वयंसेवकों की मृत्यु हो गई, गोलीबारी की गई। और इस गोलीबारी का परिणाम ये निकला कि इमर्सन कहते हैं, इमर्सन एक रचनाकार रहे हैं, इमर्सन ने एक लाइन लिखी है, उन्होंने ये कहा है कि लेक्सिंगटन में जो गोली चली, इमर्सन ने कहा है लेक्सिंगटन में जो गोली चली उसे पूरी दुनिया ने सुना। पूरी दुनिया ने सुना मतलब ये जो किया गया ये अपने आप में क्रूरतापूर्ण था, और इस क्रूरतापूर्ण कृत्य की वजह से लोग और ज़्यादा भड़क गए। और आपको बताएं, स्वयंसेवकों ने इसके बाद लेक्सिंगटन की घटना के ठीक बाद कॉनकॉर्ड नाम के स्थान पर कुछ हद तक बदला भी लिया। आपको ध्यान रखना है, इसका बदला कहाँ लिया गया, लेक्सिंगटन की घटना का बदला लिया कॉनकॉर्ड में, और स्वयंसेवकों ने ब्रिटिश टुकड़ियों को यहाँ पर पराजित किया और नुकसान पहुँचाया बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही घटनाएं 1775 से संबंधित हैं, बिल्कुल क्रम से हैं, और कॉनकॉर्ड की घटना और लेक्सिंगटन की घटना आपस में जुड़ी हुई है। ठीक, इसी के साथ हम 1775 की बातचीत को यहाँ फाइनलाइज कर देते हैं, और इस फाइनलाइज में एक और युद्ध की बात कर लेते हैं, जिसे बंकर हिल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बंकर हिल, इनका क्रम भी अपने आप को तय करना है, और आजकल ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लेंगे। बंकर हिल की जो घटना है वो 17 जून 1775 को हुई है, 17 जून 1775। और हमने आपको बता दिया था कि महाद्वीपीय सेना का गठन हो गया जून में, उसके तुरंत बाद ये लगभग पहली लड़ाई है। और इस लड़ाई में बंकर हिल के इस युद्ध के अंदर जो विलियम हो थे, विलियम हो ब्रिटिश सेनापति थे, इन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन को पराजित किया है। ध्यान रखना है आपको, जॉर्ज वाशिंगटन जो है यहाँ पर पराजित हुए हैं। किससे पराजित हुए, यही प्रश्न बनते हैं वहाँ पर कि बंकर हिल का युद्ध कब हुआ, 17 जून 1775 को हुआ। किसने, ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो विलियम हो। तो विलियम हो ने जॉर्ज वाशिंगटन को यहाँ पर पराजित किया। परंतु इंटरेस्टिंग बात ये कि भले ही जॉर्ज वाशिंगटन पराजित हुए हों, परंतु ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ इंग्लैंड को, ब्रिटेन को ज़्यादा नुकसान हुआ। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अमेरिका की पृष्ठभूमि पर जब वो युद्ध हो रहे हैं तो वो लोग उस क्षेत्र से बहुत परिचित हैं, वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में भी बड़े पारंगत थे, और वो इस तरह की उनकी गतिविधियां थी कि भले ही वो पराजित हो जाएंगे, भले ही वो पलायन कर जाएंगे, परंतु नुकसान ज़्यादा किसको होगा,
इंग्लैंड को होगा। तो भले ही बंकर हिल के युद्ध में इंग्लैंड विजित रहा हो, जॉर्ज वाशिंगटन हार गए हों, पर अल्टीमेटली बात ये कि कहीं ना कहीं अंतिम सफलता जो है वो अमेरिका के हाथ है, क्योंकि ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? इंग्लैंड को हुआ। तो यहाँ तक की बातचीत हमारी संपादित हो जाती है, और हम जब इसके लास्ट चैप्टर पे जाएंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, और उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा कि विदेशी मदद भी हम लोग ले लें, और फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड जैसे देशों की मदद, थोड़ी सी आयरलैंड की मदद मिल जाएगी, और उस मदद के बाद ये अमेरिकी लोग इंग्लैंड को पराजित कर देंगे और स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए एक नए संविधान का, या यूं कहिए कि विश्व के पहले लिखित संविधान का निर्माण करेंगे, संघीय लोकतंत्र की स्थापना करके दिखाएंगे, और एक नए पड़ाव को रखेंगे जिससे पूरी दुनिया आलोकित होगी। पूरी दुनिया में लोकतंत्र का एक नया फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातचीत हमारी नेक्स्ट क्लास में जो होगी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम क्लास, उसमें हम करने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।